नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसा कि ये इशारा किया गया था पिछले एपिसोड में कि हमारे पैर में थोड़ी तकलीफ़ है और यानी थोड़ी चोट लग गई है और प्लास्टर भी है, लेकिन और इन चीज़ों को कहना मतलब आवश्यक नहीं है, लेकिन सूचना के तौर पर। और फिर भी मैंने यदि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती हो तो लेकिन वो उम्मीद मैं करता हूँ और भारतीय जनता दल भी उम्मीद करता है कि जो संदेश है वो संदेश की भावना को समझने की कोशिश की जाए। बाकी जो पेरिफेरल क्वेश्चंस हैं कि इसकी वीडियो की क्वालिटी और इत्यादि चीज़ों पर वो उतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम ये बताना जरूरी है कि भारतीय जनता दल पूरे देश के लिए और भारतीय एकता के लिए एक अभियान या कोशिश वो चला रहा है और कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, वो इस बात पर स्पष्ट है कि देश की एकता और अपने भारतीय भाई बहनों में एकता, समाज में बिखराव का अंत, यह किसी भी चुनावी मुद्दे से बिल्कुल ऊपर है। और तो कोई भी चुनाव हो, सबके ऊपर ये भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों में जो भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव, माने आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और आपसी एकता के लिए जो है इसको मुद्दा बनाएगा। और बाकी जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम की जो समस्याएं हैं और जिस तरह की उनकी आकांक्षाएं हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने के लिए जो शासन व्यवस्था की जो शैली है उसके भी विषय में बताया गया है कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शासन प्रशासन शैली का जो उन्होंने एक नमूना 1941 में जब उन्होंने साक्षात्कार दिया था, तो उन्होंने अनुशासन और शक्ति की बात कही थी। और ये बात सत्य है। ये सभी अपने भारतीय भाई बहनों को भी जानना जरूरी है और सभी को जानना जरूरी है कि यदि आम भारतीय भाई बहनों को, मजलूमों को, गरीबों को न्याय देना है तो सख्ती और अनुशासन
और निष्पक्षता, ये उसके लिए अति आवश्यक है। बगैर शक्ति और अनुशासन के आम नागरिक को, मजलूमों को, गरीबों को सेवा, न्याय और जो जिस प्रतिष्ठा और इज्जत के हकदार हैं वो उनको दिया नहीं जा सकता। हाँ, जब भी शक्ति और अनुशासन और निष्पक्षता होगी तो हमारे आम भारतीय भाई बहन, हमारे मजलूम भारतीय भाई बहन, हमारे गरीब भारतीय भाई बहन को तो आराम होगा। लेकिन तकलीफ किसको होगी? दादाओं को, रसूख वालों को और गुंडों को, माफिया लोगों को, जो कि अपने को आम जनता से ऊपर समझते हैं और कानून से ऊपर समझते हैं, व्यवस्था से ऊपर समझते हैं और उनसे अलग समझते हैं। तो तकलीफ उनको होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि जब उनको तकलीफ होती है तो आम भारतीय भाई बहनों को वो भड़काते हैं कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। ये उनके अल्फाज रहते हैं। लेकिन जब भी ये दादा जब ये दादा लोग, गुंडा लोग, माफिया लोग जब भी ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या हो गई तो तुरंत जो है वो समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या नहीं है, इनके मंसूबों की हत्या हो रही है, जो कि जरूरी है। इसमें जितने भी वो बात में लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान की हत्या हो गई, और ये किसके मुंह से? जिन लोगों ने बराबर 60-70 सालों तक जो है अपने निस्वार्थ के लिए संविधान की हत्या की है, संविधान प्रावधानों की हत्या की है, संविधान के आदर्शों की हत्या की है। अब उनके मुंह से संविधान की हत्या को हमारे भारतीय भाई बहन देखें कि ये वो उसी तरह से है कि जो जुल्म सितम करते रहते हैं और वो कभी भी अपने मुंह से दया भाव की बात करें तो उसी प्रकार ये लगता है। तो इनको पहचानने की जरूरत है। जिस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ने 60-70 सालों तक जो है वो संविधान की हत्या की है, आज वो जो है जब वो सत्ता से बेदखल हो गई है तो वो बोले कि संविधान की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उसी के साथ उससे जो चिपकने वाले जो जितने भी दल हैं वो भी उसके सुर में सुर मिलाते हैं कि संविधान की हत्या हो गई, संविधान नष्ट हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो इसको समझने की जरूरत है। लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी हत्यारणी जो है वो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी। और देश देखता होगा कि जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, जीएनपीसी में, कि क्या आपको लगता है कि उसमें लोकतंत्र है? उसमें पहले से ही फिक्स रहता है कि भाई एक परिवार का जो अंडा बच्चा ही जो है उसका मुखिया बनेगा किसी भी परिस्थिति में। तो वो बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान की हत्या हो गई। अब जो राजनीतिक दल हैं उनके विषय में क्या कहा जा रहा है कि इस राजनीतिक पार्टी ने इस पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया, उसको मिला लिया, उसके पास उस जाति का वोट है, वो मिलकर के वो जीत की संभावना उसकी बढ़ जाएगी, इसकी घट जाएगी। बताइए, ऐसे सोचने वाले हमारे आम भारतीय भाई बहन जरा बिल्कुल उसको गंभीर रूप से ठंडे दिमाग से सोचे कि ये क्या कभी इस समाज के हो सकते हैं जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक तो जो है संविधान विरोधी सोच कि उनको इस जाति का उस जाति का मानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बाबा साहब के नाम पर वो राजनीति करने का दम्भ भरती है। और वो इस देश के लोग पूछें और खास करके उनके जो समर्थक हैं उनसे पूछें कि बाबा साहब ने तो जाति विहीन समाज की बात कही थी, तुम कैसे जो है ये
ये जातिगत समीकरण बिठाती हो कि अपने पिछड़े भाई बहन को यदि ब्राह्मणों से जोड़ लें, इनसे जोड़ लें, उनसे जोड़ने तो सत्ता मिलेगी। तो ये नाम जरूर लेंगे, माने नाम लेंगे या उनके नाम पर वो राजनीति चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्हीं के आदर्शों को की ये हत्या करते हैं। तो कभी भी ये समाज के और जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं उनके हितैषी बन नहीं सकते। अक्सर ये बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जो छुटभैया आते हैं और भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं तो क्या नाम लेते हैं कि भारतीय जनता दल के शासन के अधीन जो है हिंदू सनातन जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस तरह की बात, देखिए भारतीय जनता दल तो ऐसे तत्वों के विषय में सोच भी नहीं सकता कि भारतीय जनता दल सिर्फ देश की बात करता है, आवाम की बात करता है। इसके और देश और आवाम का दुश्मन कौन है इसकी भी पहचान वो करवाता है। ये चूंकि ये अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि ये विषय इनको दिखता ही नहीं है। ये अपने जो इनके खुद की दुकान है, जो खुद का स्वार्थ है, जो इनका नेतार्थ है, उसी को साधने में इतने अंधे होते हैं कि ये देश की बातें, देश से संबंधित बातें, आवाम से संबंधित बातें इनको दिखती ही नहीं है और नाम लेते हैं कि हिंदू सनातन ये खतरे में पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा। भारतीय जनता दल ऐसे तत्वों को और ऐसे तत्वों को सिखाने वाले संगठन जैसे बीजेपी को भी बताना चाहता है कि बीजेपी हो चाहे वो वैसे लोग हों, वो हिंदू सनातन के प्रतिनिधि हो नहीं सकते। वो हिंदू सनातन के प्रतिनिधि कभी भी नहीं है। और इस संबंध में बराबर ये भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया है कि हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, सिर्फ मुल्क हमारा कैसे मजबूत हो, हमारा भारतीय समाज कैसे मजबूत हो, हमारे भारतीय समाज में बिखराव जो बिखराव है इस समय, और उस बिखराव को कम करने के बजाय उसी बिखराव को और चौड़ा करके अपने वोट सत्ता की जो साजिश की जा रही है, इस तरह की साजिशों का अंत कैसे हो, ये इसी की बात करता है। और देखिए विशेषता इस बात की है कि जब ये भारतीय जनता दल जिसके पास इतना साधन नहीं है, वो फिर भी अपने आवाम में वो एकता और भाईचारा और सद्भाव की मुहिम चला रहा है, संदेश दे रहा है, विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है और समझा रहा है। तो यदि ये मुद्दा लोकप्रिय होता है तो इसकी नकल करने में भी लगे हैं, लेकिन वो नकल करने के उनके प्रयास को हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी अब धीरे धीरे वो पहचानने लगी है। पहले जरा देखिए, वो आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत जैसे लोग जो हर वक्त हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारतीय जनता दल का ये भारतीयता की बात, भारतीय एकता की बात यदि जैसे लोकप्रिय हो रहा है तो उसकी नकल की दौड़ में मोहन भागवत जैसे लोग जो कि हमेशा हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की रट लगाने वाले, अब वो भारतीय एकता की बात करते हैं। तो ये मोहन भागवत के मुंह से जो कि हमेशा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात की रट लगाता हो, उसके मुंह से भारतीयता का शब्द उच्चारण
राग अलापना तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह का संदर्भ और इस तरह का शब्द उच्चारण ये उसी तरह से पाखंड लगता है कि जिन तंजीमों ने सत्ता मिला करके लगातार लोकतंत्र की हत्या की है और अपने दल में जो उनके दल है उनमें हमसा लोग उसमें लोकतंत्र है ही नहीं, वो कहते हैं, दूसरे के लिए कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान की हत्या हो गई। और यही नहीं, देश के लूटने वाले जिनके पास अकूत जो है वो काला धन है, जैसे ये चोरनी है प्रियंका गांधी, वो जनता के बीच में घूम रही है। जनता उससे पूछे कि तुम्हारे पास इतना काला धन कहाँ से आया, तुम्हारे पास पहले तुम्हारे पास जो काला धन है पहले जनता को हिसाब दे, तो फिर वो किसान आंदोलन और हमारे जो दलित भाई के प्रति जो संवेदना व्यक्त करने की चली गई थी बुंदेलखंड में इत्यादि जो है वो चीज़ें बाद में। जनता इनसे पूछे कि वो चोरनी तुम ये बता कि तुम्हारे पास काला धन कहाँ से आया, तुम्हारे पति जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके पास काला धन कहाँ से आया। और जाहिर है इसलिए हर एक जनता को हर एक भारतीय अवाम को पूछने का पूरा हक है कि ये पैसा हमारा आपका ही है। जो भी काला धन चोरनी प्रियंका गांधी के पास है, चोर जो है रॉबर्ट वाड्रा के पास है, चोर राहुल गांधी के पास है, चोरनी जो है वो ये सोनिया गांधी के पास है, ये सब हमारा आपका पैसा है। इस देश का पैसा जो है लूट कर इन डकैतों ने वो काला धन के रूप में जमा किया है। तो ये तो बड़े बड़े डकैत हैं। यदि उससे छोटे डकैत आ जाए तो अखिलेश यादव के पास कहाँ से पैसा आता है, मायावती के पास कहाँ से पैसा आता है, और इस प्रकार सभी। और ये बीजेपी वाले बड़े साफ आग बनते हैं। इतना रैलियों में जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है। तो जनता पहले इनसे सवाल करे कि तुम्हारा हिसाब किताब ही इतना काला है, तुम इस देश को क्या दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रवादी हैं, ये बीजेपी वाले राष्ट्रवादी हैं। सिर्फ वो जय श्री राम का नारा दे दें और जाकर के वो राम मंदिर में वो आरती करते हैं तो ये राष्ट्रवादी हो गए। राष्ट्रवादी वो है जो राष्ट्र की सोचे, राष्ट्रवादी वो है जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चले, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह के जज्बों के अनुसार काम करे, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का पालन करे, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि के जज्बों का सम्मान करे। वो राष्ट्रवादी है। ये हमेशा जो है देश के दुश्मन, और ये जेएनपीसी देश के दुश्मन है। राहुल इस देश का गद्दार है। ये प्रियंका गांधी चोरनी है। ये सिर्फ भारतीय जनता ताकत दल ही ना कहे, जनता भी इनको कहे, इनसे पूछे। इसी की आवश्यकता है। यदि अपने लोगों में भारतीय एकता लानी है और वो लानी है, यदि इस देश को कायम रहना है और भारतवर्ष के रूप में कायम रखना है, तो भारतीयता को और भारतीय एकता को, भारतीयता आधारित सद्भाव, एकता, भाईचारा को लाना ही पड़ेगा। और मुल्क के प्रति मोहब्बत और देश के जो जितने भी विषय हैं और उसके प्रति संवेदना, उचित संवेदना और पर्याप्त संवेदना।
और सब मतलब असल बात है कि जनता में जिस तरह की मानसिकता ये भरे हुए हैं, उसी मानसिकता का ही प्रतिफल है कि देश के मुद्दों पर जितनी संवेदना चाहिए वो संवेदना बिल्कुल नहीं है। जिस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की जमीन को दे दिया दुश्मन चीन को, उसी जीएनपीसी के लोग दूसरों को बोलते हैं कि चीन घुस गया, क्योंकि कोई उनसे पूछता नहीं है। भारतीय जनता दल डंके की चोट पर पूछ रहा है कि वो गद्दार राहुल, तो तुम्हारे बाप के नाना ने जो गद्दारी की है इस देश के साथ, पहले वो हिसाब दे। राहुल गांधी से भारतीय जनता दल पूछता है कि वो गद्दार राहुल, तुम्हारे बाप के नाना ने जो तिब्बत मिलने को तैयार था भारत में, तो तुम्हारे बाप के नाना ने उसको चीन के हवाले कर दिया, इसका भी दे हिसाब। और तुम्हारे बाप के नाना ने नेपाल भी मिलने को तैयार था, उसको और उसको भी मिलने नहीं दिया। तुम्हारे बाप के नाना ने अंडमान निकोबार के पास एक कोको द्वीप है, उसको जो है वो बर्मा को थमा दिया या म्यांमार को थमा दिया, और वो कोको द्वीप जो है वो फिर दुश्मन चीन ने बर्मा से ले लिया। और आज वो हमारे जो नौसेना है या नेवी के लिए या देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, जो चीन जो है अंडमान निकोबार के पास अपना बेस, वो नेवल बेस बना रहा है। तो ये सारी गद्दारियों का हिसाब जो है भारतीय जनता दल उससे ले रहा है, लेकिन हमारी पूरी आवाम इन गद्दारों से हिसाब ले और इनकी बोलती बंद करे। भारत की सेना ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था। ये गद्दार इंदिरा गांधी उस बांग्लादेश को भारत में मिलने नहीं दिया। आज बांग्लादेश में स्थिति वही उत्पन्न हो रही है जो पाकिस्तान में है, और जो पाकिस्तान में है वहाँ के जब वो कुछ कट्टरवादी जो है वो हिंदू समुदाय पर आक्रमण करते हैं, तब यहाँ का मीडिया जो है एक कृत्रिम और दिखावटी और इस तरह का रोज दिखाता है, लेकिन कभी भी बात नहीं करता है कि ये गद्दार नेहरू की उपज है कि जिसने पाकिस्तान बनवाया, और उसी पाकिस्तान का टुकड़ा है ये बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश भी भारत में मिलने के लिए तैयार था, तो एक गद्दार इंदिरा गांधी उस बांग्लादेश को भारत में मिलने नहीं दिया। तो इन सारी समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है, और इन गद्दारों से सीधे अवाम सवाल करे। और वो कैसे सवाल करे? भारतीयता के आधार पर एक होकर के। ये समाचार मिल रहा है कि ये सब जो जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो थक करके सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से हट गई हैं और वो बॉर्डर खाली हो रहा है। ये मोदी के देश विरोधी जो उनका रवैया रहा है, उसका जीता जागता एक मिसाल है, नमूना है कि इतनी कायरता इन्होंने बरता, इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेके, और हमारे आम भारतीय भाई बहनों का जो जीवन जो है यानी वो दुरूह हुआ, और जो मुश्किलों का वो सामना किए, उनके रोजगार छूटे और उनका परिवार जो है संकट में पड़ा, तब मैंने एक काम भी इस निकम्मा प्रधानमंत्री जो है ये मोदी ने कुछ नहीं किया। इन ताकतों के आगे सिर्फ घुटने टेका इसने। देश कदापि नहीं भूलेगा इन मोदी महोदय को कि जिसने आतंकवादियों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगा को हटा करके आतंकवादी झंडा फहराने का जो कृत्य हुआ,
और जिस कृत्य से हमारा देश शर्मसार हुआ, उस देश विरोधी हरकत जो इनकी मोदी जी की है, इसको देश भूलेगा नहीं। और इसीलिए हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस भारतीय जनता पार्टी वालों से, मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे राष्ट्रवादी हैं कि सेना के रहते हुए, दिल्ली पुलिस के रहते हुए आपने जो है वो देश को शर्मसार किया, आतंकवादियों के आगे घुटने टेके। और ये आतंकवादी किसके समर्थित है? इसी एनपीसी से समर्थित, इसी आप जो है आम आदमी पार्टी से समर्थित और कम्युनिस्टों से समर्थित। एक बहुत ही हास्यास्पद बात, वो बीजेपी के लोग अपने जो छोटे भाइयों को जो भेजते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये भारतीय जनता दल उनसे समझौता कर ले। वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता दल कहता क्या है, देश की बात करता है, अपने अवाम की बात करता है, जो कि न उनकी सोच में कोई देश है, न उनकी सोच में अवाम है। उनका एक निहित स्वार्थ का एक दुकान है, एक उनका तंत्र है, उनका सिस्टम है, उसी की चिंता है। उसी को कभी वो सनातन का नाम देते हैं और कभी जो है वो राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। तो जब इन चीज़ों से उनको मतलब नहीं है, तो किस आधार पर वो कह रहे थे कि भारतीय जनता दल उनसे समझौता कर ले। भारतीय जनता दल ऐसे लोगों की अकल पर तरस आता है कि किस तरह से वो सोचते हैं। वो सिर्फ बस फर्क यही है कि ये देश के दुश्मन जो ताकतें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, हमारे जो आवाम है, वो भारतीयता के आधार पर अभी जागरूकता उसको होना बाकी है। कुछ तबके अभी बाकी हैं, वो अभी अभी वहाँ पर जागरूकता पहुँची नहीं है। उनको भी जागरूक होना है और उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए कि प्रश्न देश का है, प्रश्न जो है पूरी आवाम का है, तो वो भी अलग थलग जो है वो रह नहीं सकते हैं। अब वो किन विचारों में जो है वो यानी किन विचारों के कारण और किन विचारों के कारण इस भारतीयता के प्रयास में, भारतीयता के मुहिम के प्रति जो है वो इसको आगे बढ़ाने के बजाय अभी भी जो है वो कुछ तबका ऐसा है कि अभी भी उसको तमाशा के रूप में देख रहा है और उसको एज ए ऑनलुकर या बाई स्टैंडर के रूप में अभी भी, या फैन सीटर के रूप में उसको देख रहा है। अब यही चीज़ समझ करके उनके भी मानसिकता में देश के प्रति जो है वो भाव भरना है। और ऐसा नहीं कि देश के प्रति भाव है, लेकिन किन कारणों से वो देश के प्रति जो भाव होना चाहिए, भारतीय एकता के प्रति भाव होना चाहिए, क्यों नहीं आ पा रहा है, इसको जानकारी करके भारतीय जनता दल उसका भी वो विश्लेषण करेगा और उनको भी साथ में लाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो मानसिक बाधा है कोई आज की नहीं है। हमारे कई लोग, जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, कितने लोग जो सामने आए, नहीं आए ना। लेकिन इसको पूरा बंधन करने की आवश्यकता थी। भगत सिंह ने जो फांसी दे करके, भगत सिंह जो फांसी पर चढ़ करके अपनी जो है वो लोगों में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए फांसी के फंदे को चूमा, अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी। वो कितने लोग जो है वो प्रभावित हुए, उनका नाम लेते हैं। देखिए आज हालत यह हो गई है कि उनका नाम लेते हैं और यहाँ तक कि किसान आंदोलन जैसे देश विरोधी आंदोलनों में फोटो लगाते हैं। ये हालत हो गई है। और
जनता में इस तरह का प्रचार किया गया है कि भाई भगत सिंह की तो हम इज्जत करते हैं, भगत सिंह तो चाहिए जरूर, लेकिन वो हमारे परिवार में पैदा ना हो, वो बगल जो पड़ोसी के बगल में पैदा हो। इस तरह की भी बातें की जाती हैं। और ये जो देश के दुश्मन जेएनपीसी ने भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि को आतंकवादी के रूप में इतिहास में लिखवाया। देश को यह भी जानना जरूरी है, देश के लोग इसे गद्दार जेएनपीसी के लोगों से, खास करके जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया है, इस शोरनी प्रियंका गांधी से सवाल करें कि तुम्हारे लोगों ने हमारे भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, अशफाक उल्लाह को तुम लोगों ने आतंकवादी लिखवाया है। और यही नहीं, एक बार संघ लोक सेवा आयोग की जो मेंस की परीक्षा में एक जो निबंध निबंध आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखिए। तो यही सवाल है कि ये देश से संबंधित और देश की एकता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जब भी मुद्दे उठाए जाते हैं तो हमारे यहाँ जागरूकता की जो गति है बड़ी धीमी रहती है शुरू में। इन कारणों पर भी बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और उन सारे कारणों पर भारतीय जनता पार्टी दल विचार कर भी रहा है और सबको साथ में लाएगा। भारतीय एकता के लिए जो बराबर भारतीय जनता पार्टी दल अपने आदरणीय भारतीय ओम से कहता है कि भारतीय एकता का जो सबसे बड़ा मुख्य आधार है कि सबको बराबरी का दर्जा देना और बराबरी के आधार पर बराबरी का वो इज्जत देना, सम्मान देना, प्रतिष्ठा देना, ये निहायत जरूरी है। अभी भी कुछ तबकों में मैंने ये कमी अभी देखने को मिली है कि वो सम्मान देने के लिए उनकी मानसिक कुंठा है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल उन सभी से कहना चाहता है कि आप सबको सम्मान दीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता कि जो बराबरी का सम्मान है वो आप न दें। तो अभी तो निवेदन कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी दल, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी दल के हाथों में यदि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन आशीर्वाद दे करके यदि सत्ता सौंपते हैं तो वो ऐसे तबके जो कि सबको बराबरी के आधार पर सम्मान देने के लिए जो है अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, अभी भी अपनी मानसिक कुंठा के शिकार बने हुए हैं, उनकी कुंठा को भी दूर करेगा शासन के वो शासन के बल के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सुनने में तो ये भी आया है कि हमारे वही अलग थलग पड़े हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, जिनको हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, वो इस चीज़ के लिए बहुत कायल हैं कि भाई कम से कम एक दल ऐसा है कि जो सबको इज्जत देना चाहता है और हमको भी इज्जत देना चाहता है और इज्जत के आधार पर जो है वो सबको साथ में लाना चाहता है। इसीलिए ये सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, संजय निषाद जैसे लोग, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, वो भी उनमें भी थोड़ी खलबली है, बेचैनी है कि यदि सबको इज्जत और प्रतिष्ठा के आधार पर सबको एक कर दिया गया तो उनकी जो विखंडित करने वाली जो दुकान है, समाज को बांटने वाली जो उनकी साजिश है और जो उनकी राजनीति है, ऐसी राजनीति का क्या होगा। देश में आंतरिक खतरे बहुत हैं। कितने ये जो आईएएस की जो तैयारी कराने वाले जो कई संस्थाएं हैं, वो बड़े महीन किस्म से चीन की बातों को
माने वो एक और तो आईएएस की तैयारी करवाते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। इसके नाम पर चीन की बातों को प्रमुखता से एक मनोविज्ञान जो है उन बच्चों में ठूसने का प्रयास करते हैं। तो वो ये सब के सब जो है चीन की फंडिंग के द्वारा, चीन के पैसे पर। अब जैसे ये बराबर ये होता है कि भाई कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों को मैं अच्छा एक जो कह रहा था कि जो चीन का वो 14 देशों से उसका विवाद चल रहा है और चीन अब जैसा कि वो बता, चीन के पक्ष में वो जो आईएएस की जो तैयारी करवाते हैं, चीन के पक्ष में माहौल कैसे बनाते हैं, जरा उसका कुछ नमूना जरा देखिए। वो कह रहे थे कि वो बता रहे थे कि चीन कह रहा है कि हमारा जो 14 देशों से विवाद चल रहा था, मैंने सब 12 देशों से अपना सीमा विवाद जो है मैंने सुलझा लिया है, सिर्फ दो के साथ रह गया, भारत और भूटान। और इसके लिए उसने कानून बना दिया क्या। अब वो जो बेवकूफ़ जो आईएएस की तैयारी करवा रहा है कि भाई यदि चीन अपने यहाँ कानून बनाता है तो उसके लिए भारत बाध्य थोड़ी है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो उसको खुद अपने फैसले लेने का खुद उसका अधिकार है। तो इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात वो जो आईएएस की तैयारी करवा रहा था वो न तो बता रहा था और जो है न तो बता रहा था और न तो उसको पता नहीं मालूम था कि नहीं था, मालूम तो खैर होगा ही, लेकिन जानबूझ करके ऐसा वो झूठ बोल रहा था। तो इसी संबंध में कह रहा था कि वो जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास जो है कुछ गांव बसा दिया है, यह है वो तमाम आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना कर दिया है। लेकिन वो एक बार बताया था इस बात नहीं, लेकिन इस बात पर बल नहीं देता है कि वो जो गांव बनाए गए हैं ये उसी का परिणाम है जब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके भारत में एक धोखेबाजी वाला विश्वासघाती नारा लगवा रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये बात कब की है? 1959 की है। तो इधर जो है ये जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिल करके देश के खिलाफ विश्वासघाती और झूठा और इस तरह से धोखेबाजी वाला नारा लगवा रहा था। उसी बीच में यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन की सेना को मौका दे रहा था कि वो भारतीय क्षेत्र में घुस जाए। और जब देश के लोगों को खबर मिली, जब इस सरकार पर दबाव डाले, नेहरू पर दबाव डाले, तो एक दिखावा के रूप में नेहरू ने चीन के नेताओं से कहा और चीन ने एक झूठा वादा किया कि हम निकल जाएंगे। वो 1959 में बोलकर निकले नहीं थे, वो निकले नहीं और वहीं पर वो काफ़ी इस तरह से कंस्ट्रक्शंस और रचनाएं उन सबों ने कर ली। उसी को गद्दार ये राहुल गांधी कह रहा था कि चीन घुसा है। यह देश के लोग जाने कि राहुल गांधी किस किस्म का इस देश का दुश्मन और गद्दार है कि जो अपने बाप के नाना के गद्दारी के पापों को ढकने के लिए वो इस तरह से बोलता रहता है। लेकिन सिर्फ राहुल ही गद्दार नहीं है, ये बीजेपी वाले उससे भी बड़े गद्दार हैं जो कि इनके गद्दारी के पापों को छुपाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। अरे इनको तो हमारे देश के लोग यदि जागरूक हों तो एक वोट तो बहुत दूर की कौड़ी, इन सबों को लात मार करके जो है इन गद्दारों को देश के बाहर कर दें। जिस तरह से बीजेपी इन गद्दार जेएनपीसी को बचाती है और पूरे यूट्यूब पर पप्पू बताइए, जो देश का दुश्मन है, देश का गद्दार है राहुल गांधी, और जो है वो ड्रग स्मगलर है, उसको ये
बीजेपी वाले पप्पू यानी पप्पू का करके उसके सारे गद्दारी के पापों को और जो है वो स्मगलर और स्मगलर करने के पापों को, देश के खिलाफ दुश्मनी करने के पापों को ये ढकने की साजिश कर रही है ये गद्दार बीजेपी। और उसको एक वोट पाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि भारतीयता के आधार पर एक होइए और एक होकर के इनको नष्ट में नाबूद करना है। और चूंकि माध्यम एक ही है वोट, और इनको वोट की ही चोट मिलती है, तो ईवीएम मशीन पर इनको जवाब दीजिए, वरना जो है अमोघ अस्त्र मताधिकार का वोट देने का अपने पास रहेगा और तांडव ये बराबर ये करते रहेंगे। और सबका नाश करना है, सबको समूल समाप्त करना है, किसी को बख्शना नहीं है। ये सब के सब जो काले अंग्रेज हैं ये आपस में एक ही हैं। आपको कमजोर करने के लिए ये सब एक हैं, आपको खंड खंड में बांटने के लिए ये सब एक हैं। इसलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि इनको पहचानिए, आप एक होइए, इनको खंड खंड करिए। अब चैनल वालों की मानसिकता देखिए, टीवी चैनल वालों की मानसिकता देखिए, उनकी आदत देखिए। पूरे सभी चैनल आर्यन खान को दिखा रहे हैं। बताइए, उनकी नज़र में ये नहीं है कि भाई वो आतंकवादी घटना हो रही है जम्मू कश्मीर में, और जो आतंकवादी कैसे हत्या कर रहे हैं, वो परिचय पत्र देख करके जो है वो हत्या कर रहे हैं। परिचय पत्र देकर हत्या करने का उनका एक ही मकसद है, एक ही मंसूबा है कि देश में हिंदू मुस्लिम के आधार पर नफरत फैले। तो नफरत फैलाने के लिए जो है वो परिचय पत्र देख करके वो हत्या कर रहे हैं। इसको रोकने के बजाय और इसको पहचानने के बजाय ये चैनल वाले भी इस देश के बहुत बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। यही हमारी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि अपने दुश्मनों को हम लोग पहचानते नहीं हैं, और पहचान करके भी वो जो अपेक्षित जो संवेदना है, अपेक्षित जो गुस्सा है, वो दिखाते नहीं हैं। इसीलिए जो है इन सबों के हौसले बढ़ गए हैं। ये जो झूठ बोलने वाले आकर के टीवी चैनल पर झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में झूठ बोलते हैं, जनता के आगे झूठ बोलते हैं, इसलिए कि इनको माकूल जवाब मिलता नहीं है। यही कारण है। लेकिन बहुत हो चुका, माकूल जवाब देना आरंभ करिए। सबसे पहले जो ये विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, इस चोरनी से जरूर पूछिए कि तुम्हारे पास काला धन कितना है, पहले वो हिसाब दे। तुम्हारे पति जो है रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास न कोई उद्योग है, न कोई धंधा, न कोई व्यापार है, उसके पास काला धन कहाँ से आए, पहले उसका दे हिसाब। और ये मोदी जी पर दबाव डाला जाए कि इन समूह का काला धन वो जब्त करें। और यदि मोदी जी जब्त नहीं करते हैं तो वो मोदी जी भी इन्हीं की तरह डकैत और जो है देश के गद्दार वो माने जाएंगे। तो यही वक्त है, चुनाव का ही वक्त है कि इस चोरनी से जो है लोग पूछें कि तुम्हारे पास जो है काला धन कहाँ से आया। इस गद्दार राहुल से भी पूछें कि पहले तुम अपने काले धन का दो हिसाब। इस चोरनी जो है वो जो सोनिया गांधी से पूछें कि पहले तुम अपने काला धन के दो हिसाब। और जब काला धन है तो ये जो मोदी महोदय हैं जो इन चोरों की रक्षा कर रहे हैं, इनसे भी पूछना है, इनसे भी पूछना है कि महोदय आपने चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बन गए और
14 के चुनाव में बोलते थे कि इन समूह ने इतना धन लूटा है, और जब सत्ता आपको मिल गई और करीब यानी 7.25 साल बीत गए, और जो है यानी इन देश के डकैतों को, चोरों की भी रक्षा कर रहे हैं, इन देश के दुश्मनों की भी रक्षा कर रहे हैं, इनके आगे घुटने भी टेक रहे हैं, और इनके काला धन की भी रक्षा कर रहे हैं। अब वो पैसा मोदी जी आपका नहीं है, वो पैसा इस देश का है, हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों का पैसा है। आपको कोई हक नहीं बनता कि जो है उस काला धन की रक्षा करके जो है इन यानी वो इन डकैतों के पास माने वो काला धन पड़ा रहा है। इस तरह की व्यवस्था आप करते रहें, और इस तरह उनकी रक्षा आप करते रहें, प्रधानमंत्री के रूप में, वैसे भी नागरिक के रूप में भी आपको हक नहीं बनता। लेकिन आप बनते हैं राष्ट्रवादी, झूठा राष्ट्रवादी, धोखा देने वाला, एक कुटिल किस्म का राष्ट्रवादी। इस चुनाव के वक्त में जनता जागरूक होकर के जरूर इसे सवाल करें। सबसे पहले इन राष्ट्रवादियों के चेहरे से राष्ट्रवाद का नकाब उतारें। इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश के दुश्मनों को बचाना और जनता को इनके हवाले कर देना, यही इनका है। और झूठ मूठ का हिंदू सनातन का माने वो जाप करना, और हिंदू सनातन का वही जाप हो रहा है जो किसी वक्त में, पिछले वक्त में जब भी कोई अपना स्वार्थ साधना होता था तो इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, और आज वो हिंदू सनातन खतरे में। तो जितने इस तरह के नारा लगाए जाते हैं कि हिंदू सनातन खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कभी बोले वो सिख धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म, ये सब स्वार्थी तत्वों के अपने अपने जुमले हैं, नारे हैं, अपने अपने स्वार्थ वाला जो उनका हिसाब किताब है, जो उनका सिस्टम, उसको बचाने के लिए। ऐसे को बहुत अच्छी तरह जो है वो पहचानना चाहिए। बात, प्रयास, संवेदना देश की होनी चाहिए, क्योंकि ये वो संवेदना देश के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए उसका बहुत अभाव है। इसी का फायदा ये देश विरोधी ताकतें उठा रही हैं। देश के मुद्दों पर उचित संवेदना, उचित जज्बा की आवश्यकता है। कोई गुरु ग्रंथ साहिब को छू दे तब गुस्सा है, ये बहुत ही गलत है। गुस्सा तब आना चाहिए जब कोई कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। जो नारा लगाता है उसके भी खिलाफ, जो नारा लगवाता है उसके भी खिलाफ। और गुस्साई ने पूरा एक जनाक्रोश आंदोलन पूरे देश स्तर पर होना चाहिए। और जो है नारा लगाने वाला पूरे समाज में मुंह छिपाता फिरे कि भाई किस तरह का नारा लगाना ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है, सामाजिक अपराध है। क्योंकि इस भावना का अभाव है, इसलिए वो मुंह छुपाने के बजाय वो सीना तान करके के कन्हैया कुमार घूम रहा है। सीना तान करके जो है वो उसको टिकट मिल रहा है कि वो चुनाव लड़े, और उसका समर्थन के लिए बॉलीवुड से सब आ रहे हैं। गद्दार किस्म के जावेद अख्तर और जो सोरा भास्कर और वो सवान आदमी, ये सब गद्दार। ये सिर्फ इसीलिए है कि देश के प्रति जज्बे का बहुत बड़ा अभाव है। भारतीय जनता दल कह रहा है कि देश के मुद्दों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, होने की जरूरत है, वो जज्बा लाना है। और वो उसका रास्ता यही है कि भारतीयता उसकी शुरुआत, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है भारतीय एकता, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा। अब देखिए भाईचारा की बात, अच्छा, और जो भाईचारा है इसके कई रूप हैं। गंगा जमुनी तहजीब भी है हमारी जो है दुआबी संस्कृति भी है। वो गद्दार किस्म का जो है वो पुष्पेंद्र से जो है इसी भाईचारा पर भी वो आक्रमण करता है।
लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये भारतीय जनता दल आपसे पूछना भी चाहता है, जानना भी चाहता है, निवेदन भी करता है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में भीड़ क्यों होती है? जब तक उसके मजमे को शून्य नहीं किया जाएगा तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों का हौसला पस्त कैसे होगा, बताइए ना। जो इस देश में एकता लाने के बजाय जो हिस्सेदारी मांग रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी जो है, उसकी भी सभाओं में जब तक उसके भी मजमे में जब तक वो शून्य नहीं होगा, लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का हौसला पस्त कैसे होगा, बताइए। तो ये करना पड़ेगा। हमारे भूतकाल में देश के प्रति जो है लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, जान दिया, न्यौछावर किया, लेकिन वो जज्बा आया नहीं। लेकिन बहुत हो चुका, वो जज्बा वो लाने की जरूरत है। एक तो जो है, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, वामन मिश्रम हुआ, चंद्रशेखर रावण हुआ, इत्यादि जो इस टाइप से हैं, जो कि समाज में नफरत ही ये फैलाते हैं, उनको भी बस करना है और राजनीतिक दलों को भी ईवीएम मशीन पर शून्य करना है। इसकी आवश्यकता है। और इसलिए देश के दुश्मन कई हैं, कई रूपों में हैं। जो कट्टरवादी तत्व हैं यहाँ पर हिंदू सनातन के, वो संविधान को ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि संविधान कटपेस्ट है, वो जो है जो अधिनियम 1935 का संविधान के भी विषय में तमाम अपशब्द बोलते हैं हमारे वो बाबा साहब को। कई बार स्पष्ट किया गया है कि संविधान सिर्फ बाबा साहब ने नहीं बनाया है, बाबा साहब का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। लेकिन संविधान उन्होंने सिर्फ नहीं बनाई। इस असत्य को ढोने से किसी को भी या इस देश को फायदा नहीं है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, जिसमें शुरू में जो है शायद 299 उसके सदस्य थे। बाद में जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो उसके साथ 289 सदस्य थे उसके। और उस संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन वो काम किया। पहली बैठक उसकी जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अंतिम बैठक उसकी जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उस संविधान सभा में कार्य के हिसाब से कई समितियां बनी थी। कुछ समितियों के अध्यक्ष जो है, कुछ एक समितियों के सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, कुछ नेहरू था। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, क्रूशल और मार्मिक समिति थी वो थी आपकी मसौदा समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान बनाने वाली जो संस्था माने संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वो खुद बहुत बड़े विद्वान थे। और तो वो बाबा साहब की विद्वता का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाया। तो कोई भी सहज रूप से ये अंदाज कर सकता है कि भाई कि संविधान बनाने में ये सबसे अधिक किसी का योगदान है, तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और बाबा साहब का भी है। इसलिए ये असत्य ढोने से कोई फायदा नहीं कि संविधान जो है वो बाबा साहब ने बनाया। उनका योगदान तो है, बहुत बड़ा योगदान, लेकिन संविधान उन्होंने नहीं बनाया, यह उतना ही असत्य है। और इसलिए उनके विरोधी इस तरह से मैंने झूठ, भाई अब हमारे देश में तो झूठ और अफवाह का पूरा बाजार ही गर्म है। तो और इसलिए उनके विरोधी, बाबा साहब के विरोधी
कहते नहीं कि अरे ये अम्बेडकर इसी ने संविधान बनाया इसलिए और इसी ने आरक्षण डाल दिया। दोनों चीज़ गलत और दोनों चीज़ असत्य। बाबा साहब ने अकेले कोई संविधान नहीं बनाया और न उन्होंने कभी आरक्षण की वकालत की। उन्होंने बराबर ही बस यही कहा है कि भाई कि हमारे भारतीय समाज के एक तबके के साथ हजारों साल तक अन्याय हुआ है, हजारों साल तक अन्याय का उसको घाव मिला है और शोषण हुआ है। और शोषण आपके आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, शैक्षणिक भी है और कभी कभी इज्जत का भी है शोषण हुआ है। तो इसलिए अब जब देश आज़ाद हुआ है तो ये भारत का, इस देश का और भारतीय समाज का ये फर्ज बनता है कि जिस तबके को अन्याय का घाव मिला है, अन्याय की चोट मिली है, वो उस पर मरहम लगाया जाए। मरहम के भी विषय में बाबा साहब ने अब अपने भारतीय समाज पर ही छोड़ दिया है कि मरहम किस किस्म का होगा ये भी विवेक में मैं अपने भारतीय समाज पर छोड़ता हूँ, लेकिन मरहम जरूर लगाइए। उन्होंने कहा कि यदि मरहम आप नहीं लगाएंगे तो वो समाज जो है अस्थिर रहेगा और अस्थिर समाज पर कोई भी प्रयोग विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आज का समाज जो है चूंकि मरहम नहीं लगाया गया और एक हम सबको नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो कि संभ्रांतवादी सोच का है, कट्टरवादी सोच का है, सामंतशाही सोच का है। वो अभी भी हमारे उन पिछड़े भारतीय भाई बहनों को वो इज्जत देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। तो मरहम फिर वो कैसे लगेगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता के दल का ये निवेदन है कि उस मरहम का सबसे प्रमुख अंग है उनको सम्मान देना, उनको सामने खाट पर बिठाना, गले लगाना और उनको एहसास दिलाना कि भाई कि आप हमारे बराबर हैं और आप हमारे भारतीय भाई हैं, आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं। आपकी इज्जत जो है और आपका ओहदा, आपकी पोजीशन जो है एक भारतीयता के रूप में हमारे बराबर ही है। यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। आज जब ये भारतीय जनता का दल इस एहसास के लिए प्रयास कर रहा है, तब जो संकीर्णता आधारित जो राजनीति कर रहे हैं बसपा वाले, सपा वाले और जो है वो ओम प्रकाश राजभर वाले, अनुप्रिया पटेल वाले, संजय निषाद वाले, असदुद्दीन ओवैसी वाले, इनको तकलीफ हो रही है। बीजेपी को भी तकलीफ हो रही है, जेएनपीसी को तकलीफ हो रही है, वाम दलों को भी हो रही है। तो इसलिए भारतीय जनता का दल जो तरह तरह से ये निवेदन कर रहा है कि इनको नष्ट में नाबूद करना है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं, लेकिन एक होकर के भारतीयता के आधार पर। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई, इसके बाद कुछ सिरफिरे जो है, सिरफिरे का उनको गद्दार भी कह सकते हैं, उन सबों ने पाकिस्तान की जीत पर जो है वो जश्न मनाया। इस संदर्भ में भारतीय जनता का दल एक चीज़ जो व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अनुभव है वो भी बताना जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जम्मू कश्मीर के जो छात्र आते हैं और जो हमारे इस देश के जो छात्र होते हैं, हालांकि दोनों छात्र जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही होते हैं, उन दोनों में काफ़ी बहस होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, सिर्फ इसी बात को लेकर के कि जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं कि भाई हम तो भारतीय हैं ही नहीं, हम इंडियन है ही नहीं, जबकि इधर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो करेंगे नहीं भाई हम तो भारतीय हैं। और इस बात को लेकर के काफ़ी झगड़ा होता है, बहस होती है। इस तथ्य को हमारे देश के लोग बिल्कुल अच्छी तरह जाने। तो
ये भावना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को है कि भाई कि जो अपने को इंडियन नहीं माने, जो अपने को भारतीय नहीं माने, वह इस देश के लिए त्याज है। और ये इसका नमूना जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो झगड़े होते हैं, जो छात्र वहाँ से आते हैं, जो जम्मू कश्मीर से, और जो हमारे इधर के छात्र होते हैं, हालांकि दोनों इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के ही होते हैं। तो अब जो जम्मू कश्मीर में चूँकि आतंकवादी माहौल है, वो पाकिस्तान और काफ़ी पाकिस्तान प्रायोजित माहौल है, और तो वो पाकिस्तान के समर्थन में तो करेंगे ही ना। अब उनकी बात को लेकर के कट्टरवादी तत्व, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले समाज के कट्टरवादी तत्व जो है, फिर उसी को उठा करके नफरत फैलाना। तो ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, या और दूसरे के जो माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, या अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, वो जो है देश को कमज़ोर करने वाली जो ताकतें हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उनके मंसूबों को पूरा करते हैं। ये सबको समझने की जरूरत है। जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को कोई ये समझे कि वो बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, कदापि नहीं। यदि उसकी जांच की जाए कि उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, फंडिंग कहाँ से मिलते हैं, उसको ताकत कहाँ से मिलती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विश्वास है कि वो पता चलेगा कि उसकी फंडिंग ये जीएनपीसी से होती है। क्योंकि जीएनपीसी वामदल इस देश को हर तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये जागरूकता हमारी आवाम में होना चाहिए कि ये ऐसी तंजीम है, ये जीएनपीसी, और जीएनपीसी से वो आवाम जो है, आवाम सवाल करे और सवालों की बौछार कर दे कि तुम तो इस देश के गद्दार हो, तो तुम इस देश के लूटने वाले हो, तुम इस देश को कमज़ोर करने वाले हो, तुमको क्या हक बनता है यार वोट मांगने का। इस तरह की जागरूकता होने की आवश्यकता है। तभी जाकर के, और जागरूकता भी और ईवीएम मशीन पर माकूल जवाब भी, भारतीयता के आधार पर एक होकर के। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।